हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है, जिसका नाम क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र। पिछले वीडियो में हमने मानव भूगोल की परिभाषा को समझा। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र की। तो बच्चों, अपनी पेन, नोटबुक और बुक को रेडी कर लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। बच्चों, एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए हैं जीन ब्रूंश। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, जिस प्रकार मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है और इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का संबंध स्थान से है, जिसमें कहाँ और क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाता है। बच्चों, ये प्रसिद्ध परिभाषा है जो हमें मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बताती है। मानव भूगोल की प्रकृति में जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव और उसके क्रियाकलाप। यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लें तो हमें बहुत आसानी से इसका उत्तर नजर आ जाएगा। मानव भूगोल की प्रकृति में मानव केंद्र के अंदर निहित है। तो बच्चों, देखेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रूंश जो कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के निवासी हैं। बच्चों, ऐसे ही छोटे छोटे अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनते हैं और आपके सामने परीक्षाओं में आ जाते हैं। तो देखेंगे हम इनकी परिभाषा। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध, आप जानते हैं अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? कीमतों से है। और उसी प्रकार भूगर्भ शास्त्र का संबंध, यानी भूमि के अंदर का जो शास्त्र है उसके बारे में हम चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं। उसी प्रकार वनस्पति शास्त्र का संबंध किससे होता है? पौधों से होता है। और मानवाचार विज्ञान, यानी मानव के बारे में जो विज्ञान है, मानव के आचरण का जो विज्ञान होता है, वो किसके बारे में अध्ययन करता है? जातियों के बारे में अध्ययन करता है। और इतिहास का संबंध तो समय से होता है। उसी प्रकार बच्चों, भूगोल का जो संबंध है वो किससे है? स्थान से है, जिसमें हम क्या करते हैं? ये देखिए, भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो स्थान है, जिसमें हम कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बच्चों, बार बार एक ही बात आती है कि मानव भूगोल की प्रकृति में मानव ही केंद्र बिंदु में है। मानव निर्मित आपको जो भी स्थलाकृतियाँ दिखाई देती है, मानव निर्मित, हाँ बच्चों, देखिए धरातल पर दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको नजर आती हैं। एक तो होती है प्रकृति निर्मित और दूसरी होती है मानव निर्मित। तो जो प्रकृति निर्मित है, जैसे जलाशय, बहुत सारे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब स्थलाकृतियाँ प्रकृति निर्मित है। उसी प्रकार मानव निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती है? जैसे कि शहर, गांव, मकान, विद्यालय, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे आदि। एक ये अनंत सूची है जो कि आपको कभी भी खत्म होते हुए नजर नहीं आएगी। तो जितनी भी मानव निर्मित दृश्य आपको दिखाई देते हैं उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में आप। मानव भूगोल की प्रकृति में, ये देखिए बच्चों, हम पढ़ भी क्या रहे हैं? मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं। और मानव भूगोल की प्रकृति में मानव के जो क्रियाकलाप हैं, मानव धरातल पर रहकर जो भी क्रियाकलाप करता है वो उसका केंद्रीय बिंदु होता है। बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जा सकते हैं कुछ इसी प्रकार के कि मानव भूगोल की प्रकृति में कौन केंद्र बिंदु में है? तो आप क्या लिखेंगे? मानवीय क्रियाकलाप। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, मैंने आपको बताया था कि मानव ने जो भी धरातल पर दृश्य निर्मित किए हैं, जो भी संरचनाएं विकसित की है, वो सब क्या कहलाएगी? मानव निर्मित दृश्य। जैसे कि मकान, विद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, यानी कि पूरे के पूरे शहर, गांव, ये सब क्या है? मानव निर्मित स्थलाकृतियाँ ही तो है। इसके बारे में ही हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ेंगे। इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार बच्चों, मानवीय क्रियाकलापों का
कहाँ और क्यों जैसे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने का कार्य भी किसका है? मानव भूगोल का ही कार्य है। तो लिखेंगे बच्चों, मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, क्यों और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। तो बच्चों, यदि एग्जाम में सवाल आ जाए कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु में है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में। बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट का जो विषय क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है, लेकिन मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसमें केंद्र बिंदु में कौन रहेगा? मानव रहेंगे, मानव के क्रियाकलाप रहेंगे। तो बच्चों, एक बहुत प्रसिद्ध भूगोलवेता हुए हंटिंगटन, जो कि कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि भौतिक दिशाएं, क्या? पहला है भौतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय अनुक्रियाएं। किसका विषय क्षेत्र है? मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। बच्चों, ये भी एक छोटा प्रश्न बन सकता है कि हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? ये देखिए, हंटिंगटन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनकर आते हैं। वर्ष 2020 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसमें ये प्रश्न आया था कि 2 अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं ना कि हंटिंगटन, और एक नाम आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, एलन सी सैंपल। तो बच्चों, लिखेंगे आप इसके बारे में। हंटिंगटन ने, जो कि अमेरिका के निवासी हैं, याद रखेंगे, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को 2 वर्गों में बांटा है। पहला है भौतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय अनुक्रियाएं। बच्चों, जैसी भौतिक दशाएं होती है किसी भी क्षेत्र की, धरातल के ऊपर जैसी भौतिक दशाएं होती है, वैसे ही मानव क्या करता है? अपनी प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रियाएं देता है। यदि उष्णकटिबंध में रहता है तो उसकी जो वहाँ पे रहने वाले जो जनसंख्या है उसका आवास, खान पीन और उसका जो वस्त्र हैं वो सब उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। और यदि वो शीत कटिबंध में रहता है तो वो उसके साथ में अलग तरीके से अनुकूलन करता है। तो बच्चों, आपने लिखा कि हंटिंगटन ने भूगोल के विषय क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित किया। एक है भौतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय अनुक्रियाएं। तो बच्चों, ये तो थी हंटिंगटन के अनुसार भूगोल का विषय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे वृहद स्तर पर मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। जी हाँ बच्चों, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को हम 6 भागों में बांटते हैं। दिख रहा है ना आपको? कितना अच्छा डायग्राम है। पहले बात करते हैं हम जनसंख्या की। तो जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसमें केंद्र बिंदु में कौन है? मानव है। तो पहले बात कर लेते हैं जनसंख्या की। बच्चों, मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जन समूह जैसे एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह, प्रवास के बारे में बात करते हैं हम। प्रवास क्या होता है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब व्यक्ति अपना निवास स्थान बदल लेता है, यात्राएं करता है, अपना अधिवास बना लेता है, कुछ इसी प्रकार की जो बातें होती है वो हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के अंतर्गत। यानी कि वृहद स्तर पर जन स्थानांतरण, ये सब बातें हम जनसंख्या के विषय क्षेत्र के अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार जो अगला बिंदु है वो कौन सा है? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो क्या हुआ हमारा? मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है उसका पहला बिंदु हुआ जनसंख्या और दूसरा बिंदु है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका प्रभाव मानव के निवास पर पड़ता है, मानव की प्रतिक्रियाएं उसी प्रकार होती है। तो जैसा इन्वायरमेंट होता है, जैसी प्राकृतिक दशाएं होती है, मानव उसी प्रकार से अपना अनुकूलन कर लेता है। प्राकृतिक दशाओं के अंतर्गत कौन कौन सी अध्ययन सामग्री आती है? जैसे कि जल, वन, खनिज संपदा इत्यादि। तो हमने क्या पढ़ा? मानव भूगोल के 6 विषय क्षेत्र हैं और उसमें से 2 का अध्ययन हमने अभी किया। एक है जनसंख्या और दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन।
तीसरी बात करते हैं हम बच्चों उस क्षेत्र के सांस्कृतिक वातावरण की, यानी तीसरा विषय क्षेत्र क्या है हमारा, सांस्कृतिक वातावरण। बच्चों मानव ने क्या किया, पृथ्वी पर बहुत सारे दृश्य निर्मित किए हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मानव निर्मित आपको दृश्य दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि प्रत्येक धरातल की अपनी दशाएं होती है और वहाँ पर जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने अनुकूलन भी उसी प्रकार किया है। जीव जंतु और मानव क्या करता है, वहाँ के जलवायु के साथ में, वहाँ की भौतिक दशाओं के साथ में अपना अनुकूलन कर लेता है और उसी प्रकार अपनी जीविका के साधन, अपने मकान, भवन इत्यादि का निर्माण करता है। यदि हम उदाहरण के लिए बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो बच्चों वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो किस प्रकार का अपना मकान बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का। ये देखिए बच्चों, धरातल से ऊपर उठा हुआ है ये मकान। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, मक्खियाँ, मच्छर और जो जंतु होते हैं इनसे रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया है, जो अपना स्थान है, अपना जो निवास स्थान है वो धरातल से ऊपर बनाया है। उसी प्रकार बच्चों जो शीत कटिबंध और उत्तरी ध्रुव पर रहने वाले लोग हैं, ये देखिए बच्चों इग्लू, ऐसे निवास स्थान कौन बनाता है, एक जनजाति है एस्किमो जनजाति, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे चैप्टर 2 के अंतर्गत। इन्होंने देखो, ये देखिए बच्चों, ये कहाँ पे रहते हैं, ये बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं और इन्होंने अपनी जो भवन निर्माण सामग्री है उसमें किसका इस्तेमाल किया है, बर्फ का ही इस्तेमाल कर लिया है। और देखिए इनका निवास स्थान किस प्रकार का है। ये जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो क्या कहते हैं, इसको इग्लू कहते हैं। इस प्रकार की आकृति को हम इग्लू कहते हैं। और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो जनजाति है एस्किमो, वो अपना घर इस प्रकार बनाती है। ये देखिए बच्चों, ये शीत कटिबंध का आवास है, यानी ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं उनके निवास स्थान कैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार के। देखिए बच्चों, इनकी जो छत होती है वो कैसी होती है, ढालू होती है, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी होगी और बर्फबारी के अंदर यदि हमारे घरों की तरह छत हुई, कुछ इस प्रकार की छत हुई, तो क्या होगा, यहाँ पर बर्फ जम जाएगी और वो मकान को नुकसान पहुँचाएगी। तो बच्चों आप ये देखिए, जो ढालू वाली छतें हैं यहाँ पर बर्फ ठहरेगी नहीं और नीचे गिर जाएगी। ये देखिए बच्चों, बर्फ नीचे आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसी प्रकृति होती है वैसे ही व्यक्ति अनुकूलन कर लेता है और वहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन होते हैं उन्हीं के साथ में वो समायोजन कर लेता है और अपनी जीवन को गति प्रदान करता है। तो ये तो था सांस्कृतिक वातावरण वाला विषय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे कालिक अनुक्रम की। कालिक अनुक्रम में शब्द क्या आ रहा है, कालिक, कालिक यानी काल से संबंधित है। बच्चों जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ है, जब से मानव का उद्भव हुआ है, दोनों ने क्या किया है, आपस में अन्योन्य क्रिया की है, यानी इंटरैक्शन किया है एक दूसरे के साथ में। और लाखों वर्षों से एक दूसरे के साथ में इनके संबंध कैसे हैं, परिवर्तनशील संबंध है। क्योंकि मानव कैसा है, चंचल। आपको याद है एलन सी सैंपल की परिभाषा, चंचल मानव है और पृथ्वी भी कैसी है, अस्थिर है। यानी जब दोनों ही इतने एक्टिव हैं तो इनके संबंध भी कैसे होते हैं, गतिशील संबंध होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि समय के साथ साथ में इसकी जो विषय सामग्री है वो बदलती रहती है और ये विषय कैसा है, गत्यात्मक है, यानी इसमें गति होती है और समय के साथ साथ यह विषय भी आगे बढ़ता रहता है। अब बच्चों बात करते हैं अगले बिंदु की, यानी 5वां बिंदु है और वो है नियोजन व प्राकृतिक संगठन। बच्चों चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हम हमेशा प्लानिंग करके ही चलते हैं। उसी प्रकार जो भूगोल का विषय क्षेत्र है इसमें भी हमें प्लानिंग चाहिए। यदि हम पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग करेंगे, जैसे आज हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि पेट्रोल, डीजल, कोयले जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन पृथ्वी पर से अब समाप्त होने वाले हैं। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि हमने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है।
तो हमें क्या आवश्यकता है? एक प्लानिंग की आवश्यकता है, नियोजन की आवश्यकता है। यदि हमने नियोजित तरीके से संसाधनों का उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो समाप्त हो जाएगी, यानी कि पर्यावरण का अवनयन हो जाएगा और चारों ओर प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। तो हमें किसकी आवश्यकता है? नियोजन की आवश्यकता है। और इसका जो अगला बिंदु है वो क्या है? छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। बच्चों, मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एकाकी प्राणी नहीं है। तो व्यक्ति क्या करता है? अन्य प्रदेशों के साथ में अपने संबंध बनाता है। अपनी वस्तुएं, जो अतिरिक्त वस्तुएं होती है वो दूसरे प्रदेशों को देता है और दूसरे प्रदेशों से उनकी अतिरिक्त वस्तुएं अपने पास मंगाता है। तो बच्चों, हम क्या देखते हैं कि एक देश का दूसरे देश के साथ में संबंध होता है, जैसे भारत के संबंध अमेरिका से, जापान से, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अन्य देशों से है। उसी प्रकार यदि हम देश के अंदर बात करें तो क्या देखते हैं? जैसे राजस्थान के निवासी हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों से अपने संबंध बनाते हैं। तो जो छठा बिंदु है वो क्या कहता है कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? अन्य प्रदेशों से संबंध बनाना। क्योंकि बच्चों, ये एक गतिशील विषय है और इसका क्षेत्र भी कैसा है? व्यापक है। तो हमने क्या देखा कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में 6 क्षेत्र को हम सम्मिलित करते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है सांस्कृतिक वातावरण, चौथा है कालिक अनुक्रम, पांचवा है नियोजन व प्राकृतिक संगठन और छठा है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो बच्चों, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। परीक्षा की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने पढ़ा मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बिंदु समझ में आए होंगे। बच्चों, रिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी वीडियो यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप उसे दूसरी बार ज़रूर देखिए और हमेशा अपनी बुक को सामने रखते हुए ही उस चैप्टर को पढ़ना है। यदि बुक सामने रहेगी तो आप उसका मिलान भी कर पाते हैं। तो बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।